नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज की जो क्लास मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होगा दोस्तों, ज्योग्राफी का। मैं आपके सामने चैप्टर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, 8वां चैप्टर। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का आपको 7वां चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा और नोट्स भी आपने जरूर बनाया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हवा में जल वाष्प की उपस्थिति पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। यानी यहां यह लिखा गया है कि हवा के अंदर जो जल वाष्प की उपस्थिति है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी घटकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनीय गैस है जो आयतन के आधार पर वायु में 0 से 4% तक हो सकती है। अगर जलवाष्प की मैं मात्रा की बात करूं तो दोस्तों, जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर वायुमंडल में 0 से लेकर 4% तक हो सकती है। कितने प्रतिशत तक हो सकती है? 4% तक। तो वापस पढ़ के बता रहा हूं, उम्मीद तो करूंगा दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यहां लिखा है कि हवा में जलवाष्प की उपस्थिति पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है। ये वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस होती है। यानी जल वाष्प को एक गैस की कैटेगरी में रखा गया है और ये वायु में सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है। दोस्तों, इसका आयतन के आधार पर वायु में इसकी जो मात्रा होती है 0 से लेकर 4% के मध्य होती है। कितनी होती है दोस्तों? 0 से लेकर 4% के मध्य होती है। हाँ भाई, सभी को याद हो गया है। चलो भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन की। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, जलवाष्प के महत्व को नीचे दिया गया है। यानी अब जलवाष्प का महत्व मानव के जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके प्रमुख कारण है। तो जलवाष्प का महत्व नीचे दिया गया है। पहला पॉइंट, जलवाष्प के कारण ही बरसात होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, भारत के अंदर प्रमुख रूप से 3 ऋतु होती है। एक आपके सामने ग्रीष्म ऋतु होती है, एक आपके सामने वर्षा ऋतु होती है और एक आपके सामने शरद ऋतु होती है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं बरसात के समय, और बरसात के समय जो आपके सामने वर्षा ऋतु होती है, तब बरसात क्यों हुई? अब बरसात क्यों हुई, इसका कारण क्या है? कि इसका कारण है जलवाष्प। यानी जलवाष्प क्या करता है? हमारे वायुमंडल से हमारी पृथ्वी पर बरसात करने में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट, जलवाष्प वायुमंडल में आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले पार्थिव विकिरण के एक महत्वपूर्ण भाग को अवशोषित करता है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान एक उपयुक्त स्तर तक बना रहता है। यानी इसी जलवाष्प के कारण ही पृथ्वी से बाहर जाने वाली किरणें और पृथ्वी के अंदर आने वाली किरणों का आपसी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता कौन? दोस्तों, ये जलवाष्प। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है और इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है ये वाष्पीकरण की मात्रा को भी कंट्रोल करती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है बेटा कि जब पानी गर्म होकर या भाप बनकर ऊपर उड़ता है, उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा बेटा, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक होती है और इसी प्रकार बात करें शरद ऋतु में, शरद ऋतु में वाष्पीकरण की जो दर होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में बहुत कम होती है। इसी प्रकार अप्रैल और मई के माह में वाष्पीकरण की दर अप्रैल, मई, जून में बहुत ज्यादा होती है। वाष्पीकरण का मतलब होता है पानी का भाप बढ़कर उड़ना, वो वाष्पीकरण कहलाता है। चलो भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जलवाष्प वायु में उपस्थित गुप्त ऊष्मा के रूप में, यानी जलवाष्प गुप्त ऊष्मा ऊर्जा के रूप में तूफानों, चक्रवातों, तूफान के आदि के लिए भी आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी अगर मैं जलवाष्प की बात करता हूं तो जलवाष्प और क्या काम करता है दोस्तों? जलवाष्प का प्रमुख कार्य होता है गुप्त ऊष्मा ऊर्जा के रूप में तूफानों में, चक्रवातों में, तूफान आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने का काम भी कौन करता है? जलवाष्प करता है। जलवाष्प गुप्त ऊष्मा ऊर्जा के रूप में तूफानों,
चक्रवातों, तूफान आदि के लिए बहुत ही आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। किसी भी स्थान या क्षेत्र में मौजूद जलवाष्प की मात्रा बरसात की शक्ति को इंडिकेट करती है। यानी किसी भी स्थान या क्षेत्र में मौजूद जलवाष्प की मात्राएं बरसात की स्थिति को बताती हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा जितनी कम होगी, मानवीय शरीर की त्वचा शुष्क और खुरदरी बनेगी। यानी अगर दोस्तों हम बात करें हैं वायुमंडल की, अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी तो दोस्तों इस पृथ्वी पर जो मानव निवास करता है, इस पृथ्वी पर मानव की जो त्वचा होगी वो खुरदरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। तो वायु में मौजूद जलवाष्प खड़ी फसलों को भी प्रभावित करता है। और दोस्तों आप सभी को पता है जलवाष्प वायु में जो मौजूद होता है, ये पृथ्वी पर, धरती पर जितनी भी खड़ी फसल होती हैं उनको भी क्या करता है? उनको भी ये प्रभावित करता है। चलिए भैया आगे हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आर्द्रता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको आर्द्रता के बारे में बता देता हूं कि वायु में मौजूद जलवाष्प के संकेंद्रण को आर्द्रता कहते हैं। वायु में मौजूद जलवाष्प के संकेंद्रण को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प के संकेंद्रण को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था होती है। जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प पानी की एक गैसीय अवस्था होती है जो सामान्यतः मानव की आंखों को नहीं दिखती है। आर्द्रता बरसात, ओस या कोहरे की संभावना को भी इंडिकेट करती है। आर्द्रता मौसम के तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों आर्द्रता की बात करते हैं तो आर्द्रता मौसम के तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? आर्द्रता मौसम के तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। यह हवा की नमी या गीलेपन की डिग्री को भी इंडिकेट करती है। वायु में उपस्थित आर्द्रता को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपके सामने निरपेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले क्या आता है भैया? हमारे पास में आता है निरपेक्ष आर्द्रता। अब बात करते हैं दोस्तों कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। चलिए भैया हम बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता की। तो वायु की प्रति इकाई वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को ही हम निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है और इसको प्रति घन मीटर ग्राम में व्यक्त किया जाता है। इसको किस में ग्राम व्यक्त किया जाता है? प्रति घन मीटर ग्राम में व्यक्त किया जाता है। सुनिए एक बार वापस समझा देता हूं। वायु की प्रति इकाई वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु की प्रति इकाई में वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा होती है, वायु की प्रति इकाई में वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और इसको प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसको किस में व्यक्त किया जाता है? प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हवा की निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम है तो इसका मतलब है कि उस हवा के 1 घन मीटर आयतन में 10 ग्राम जल की क्या हो जाएगी? नमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? नमी हो जाएगी। तो यहां लिखा उदाहरण के लिए यदि हवा की निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम है तो इसका मतलब है कि उस हवा के 1 घन मीटर आयतन में 10 ग्राम जल की मात्रा उपस्थित है। ठीक है भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि निरपेक्ष आर्द्रता परिवर्तनशील होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान और मौसम और समय के साथ ये बदलती रहती है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं निरपेक्ष आर्द्रता की, तो निरपेक्ष आर्द्रता हमेशा परिवर्तनशील होती है और एक स्थान से अगर हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो समय के साथ निरपेक्ष आर्द्रता, मौसम के साथ निरपेक्ष आर्द्रता सदैव बदल जाती है। जलवाष्प को धारण करने के लिए हवा की क्षमता पूरी तरह तापमान पर निर्भर करती है और इसी प्रकार जलवाष्प को धारण करने के लिए हवा की जो क्षमता होती है पूरी तरह से टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तापमान के वृद्धि के साथ हवा में जल वाष्प की धारण की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ
हवा में जल वाष्प के धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 1 घन मीटर हवा 9.4 ग्राम जल धारण कर सकती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, यदि तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो हवा में जलवाष्प की जो मात्रा होती है 17.2 ग्राम हो जाती है। इसी प्रकार अगर टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया जाता है तो इसकी जो मात्रा होती है वो 30.04 ग्राम प्रति घन मीटर के हिसाब से बढ़ जाती है। संतृप्त हवा जलवाष्प की मात्रा धारण करने के जल के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 8 और जलवाष्प के बारे में पढ़ाया है। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य वॉच कीजिए, 100% आपको सारा याद हो जाएगा।